वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बफर इक्वेशन मेनली यूज होता है फॉर बफर सॉल्यूशन इज द हेंडरसन हेसेल-बालेक इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ हेंडरसन हेसेल-बालेक इक्वेशन, बफर कैपेसिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर्स, ये सबको आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बफर इक्वेशन से। बफर इक्वेशन जिसको हेंडरसन हेसेल-बालेक इक्वेशन कहते हैं, एसिडिक बफर के लिए अलग होगा और बेसिक बफर के लिए अलग होगा। तो एसिडिक बफर के लिए पहले देखते हैं। द पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ऑफ द वीक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड सॉल्ट यूज। बफर एसिडिक बफर क्या होता है ये लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। एसिडिक बफर होगा मतलब वीक एसिड होगा और वीक एसिड का सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो समझ लीजिए एक बफर इक्वेशन है जिसमें वीक एसिड है प्लस उसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो हेंडरसन हेसेल-बालेक इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग मेनली यूज़ करते हैं वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट मीन्स रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएटेड प्रोडक्ट बाय अनडिसोसिएटेड रिएक्टेंट, यही होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर HX डिसोशिएट होकर H प्लस और X माइनस होता है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? H प्लस इंटू X माइनस बाई HX, ये है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसी पे मेनली इस इक्वेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। द डिसोसिएशन एक्सप्रेशन ऑफ द वीक एसिड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HA। HA जब डिसोशिएट करेगा तो H प्लस और A माइनस में चेंज होगा, H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट होगा। तो उसी तरह से देखिए Ka इज इक्वल टू H प्लस और A माइनस डिसोसिएशन कांस्टेंट के हिसाब से। इसका Ka वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अभी जो इक्वेशन पढ़े उसके हिसाब से Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H प्लस A माइनस इसका बाय रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज HA। तो इसी तरह से यहाँ पे निकाला हुआ है Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस बाई HA, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं H इज इक्वल टू Ka, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड से, यहाँ इनटू में, और A माइनस कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। A weak acid is only slightly dissociated and its dissociation is further depressed by the addition of the salt Xa which provides A minus, that is common ion effect. As a result, the equilibrium concentration of the unionized acid is nearly equal to the initial concentration of the acid. अब देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है what is common ion effect? Common ion effect क्या होता है? Common ion effect का मतलब होता है the shift in equilibrium that occurs because of the addition of an ion already involved in the equilibrium reaction. For example, अगर AgCl डिसोशिएट हुआ है Ag प्लस और Cl माइनस में, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में, इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन में अगर NaCl ऐड करते हैं तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट करेगा, और Cl जब सेम आएगा तो वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, मीन्स एडिंग NaCl शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दिस डायरेक्शन। तो AgCl का अब क्या होगा? अब डिसोसिएशन इसका कम हो जाएगा क्योंकि इधर से कुछ है जिसको वापस इधर ढकेल रहा है, इधर पुश कर रहा है। उसी तरह से इस इक्वेशन में देखेंगे अगर HA डिसोशिएट करता है तो H प्लस और A माइनस में अगर हम लोग सॉल्ट को ऐड करते हैं, इसमें सॉल्ट अगर डिसोशिएट होगा तो किस में डिसोशिएट होगा? X प्लस और A माइनस में। A माइनस इज एक्ट हियर एज अ कॉमन आयन इफेक्ट, और ये क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो अब HA की जो एक्चुअल डिसोसिएशन करने की कैपेसिटी थी वो क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो जाएगी, क्योंकि कुछ है जो उसको उस डायरेक्शन से वापस से इस डायरेक्शन में भेज रहा है। तो एज अ रिजल्ट the equilibrium concentration of the unionized acid, that is HA, is nearly equal to the initial concentration of the acid. उसी तरह से equilibrium concentration of the A minus is assumed to be equal to the initial concentration of the salt added since it is completely dissociated. Therefore, in the above equation, we represent concentration of A minus by salt concentration.
इसीलिए हम लोग इस इक्वेशन में HA को एसिड कह सकते हैं और A- को एज अ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमारे ऊपर वाला H प्लस इज इक्वल टू KA इंटू HA बाई A-, ये अब किस इक्वेशन में चेंज हो जाएगा? HA को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसिड, और A- को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉल्ट। तो अब इस इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू KA इंटू एसिड बाई सॉल्ट। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन ये था, अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ये था, अब दूसरा इक्वेशन क्या है? ये है। अब क्या होगा, दोनों के साइड में हम लोग लॉग लेंगे। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, H प्लस के पास भी लॉग लेंगे, इस तरफ भी, दोनों की तरफ हम लोग लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, देन वी गेट लॉग H प्लस इज इक्वल टू, यहाँ भी लॉग लगाएंगे, लॉग KA प्लस लॉग एसिड बाई सॉल्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे है, ट्रिकी है, बहुत जिनको मैथ्स अच्छे से नहीं आता होगा वो समझ नहीं पाएंगे, तो वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर दोनों तरफ हम लोग नेगेटिव लिए हैं, सपोज H प्लस इज इक्वल टू KA एसिड बाई सॉल्ट, ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन नंबर 2 है। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग H प्लस इधर भी क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा, पूरे में लॉग लग जाएगा। जब इसको हम लोग अच्छे से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग KA प्लस लॉग एसिड बाई सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आवर लॉगरिथमिक रूल। देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, H प्लस इज इक्वल टू KA इंटू एसिड बाई सॉल्ट। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, लॉग H प्लस, यहाँ पे भी लॉग लेंगे, लॉग KA इंटू एसिड बाई सॉल्ट। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा? लॉग H प्लस इज इक्वल टू लॉग KA प्लस लॉग एसिड बाई सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आवर लॉगरिथमिक रूल। अब दोनों तरफ हम लोग नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ लॉग H प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ भी लॉग, यहाँ भी नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव लगाएंगे, मतलब ये पूरे में क्या लगेगा? नेगेटिव। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू, ये यहाँ से माइनस लेगा और ये साइन यहाँ से माइनस लेके प्लस माइनस में भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हमारा ऐसा साइन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि लॉग का डिफिनेशन क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए अब माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? PH। और माइनस लॉग KA को क्या कह सकते हैं हम लोग? PKA। अब समझिए वाई वी आर सेइंग हियर दैट माइनस लॉग KA इज इक्वल टू PKA। आखिर ये दोनों का फंडा क्या, आखिर क्या है ये? KA का मतलब क्या होता है कि एसिडिक वैल्यू बढ़ रहा है, और PKA का मतलब क्या होता है कि एसिडिक वैल्यू घट रहा है, मतलब बेसिक वैल्यू बढ़ रहा है। अगर KA बढ़ेगा तो PKA घटता है, तो KA नेगेटिव में है, मतलब कि KA क्या हो रहा है? घट रहा है। तो क्या हो जाएगा? KA को रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं PKA माइनस लॉग इंटू एसिड बाई सॉल्ट। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इक्वेशन सिंप्लीफाई होके हम लोग को क्या मिलेगा? PH इज इक्वल टू PKA, इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया है? PKA माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट। और इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। अब यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि ये माइनस था, ये प्लस क्यों हो गया? ऑफकोर्स ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का साइन। दिस इज नोन एज द हेंडरसन-हेसेल-बालक इक्वेशन। यही है हमारा हेंडरसन-हेसेल-बालक इक्वेशन। तो ये हम लोग को हेल्प करता है pH को कैलकुलेट करने में इन द बफर सॉल्यूशन। अगर एसिडिक बफर होगा तो इसके थ्रू हम लोग pH को फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से हम लोग बेसिक बफर के लिए भी इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे। तो अब बेसिक बफर के लिए हेंडरसन-हेसेल-बालक इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगा, ये सब उसी तरह से है जिस तरह से एसिडिक बफर का इक्वेशन फाइंड हुआ था। अगर उसको समझ जाएंगे तो इसको भी इजली समझ सकते हैं। मैं इसके सिंप्लीफाई जस्ट आप लोग को ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ। BOH जब डिसोशिएट होगा तो B प्लस और OH माइनस में डिसोशिएट होगा। KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वो था डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और ये KB क्या है? डिसोशिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये डिसोशिएट होकर क्या फॉर्म मिल जाएगा? B प्लस
इंटू OH माइनस बाई BOH। ये कैसे होगा ये पहले ही बता दी हूँ, वीडियो को पॉज करके आगे जब पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और OH इज इक्वल टू, अब यहाँ से OH के वैल्यू निकाल लेंगे। OH इज इक्वल टू क्या होगा, PKB इंटू POH बाई B प्लस। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। जिस तरह से वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी कॉमन आयन इफेक्ट होगा। और सेम इसी तरह से हम लोग BOH की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बेस, और B प्लस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट। इस तरह से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख दिए OH इज इक्वल टू KB इंटू बेस बाई सॉल्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसमें क्या लिए थे, हम लॉग लिए थे दोनों साइड में, इसमें भी क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा, लॉग OH माइनस इज इक्वल टू लॉग PKB प्लस लॉग बेस बाई एसिड। अब क्या कर रहे थे, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे नेगेटिव साइन से दोनों तरफ। उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव साइन से दोनों तरफ करेंगे। माइनस लॉग OH माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब माइनस KB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PKB, क्योंकि KB क्या हो रहा है और PKB एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब उसी तरह से आगे करेंगे हम लोग। इस तरह से अब जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस लॉग OH इज इक्वल टू POH। सो वी आर गोइंग टू पुट हियर इन द प्लेस ऑफ माइनस लॉग OH इज इक्वल टू POH। सो POH यहाँ पुट कर देंगे। माइनस लॉग KB जो यहाँ पे था, माइनस लॉग KB का मतलब क्या हुआ कि KB वैल्यू घट रहा है, तो उसको हम लोग उसको हटा के पुट क्या कर सकते हैं, PKB। अब यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस लॉग बेस ऊपर था, सॉल्ट नीचे था। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट को ऊपर करेंगे, बेस को नीचे करेंगे, तो माइनस की जगह पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। तो यही था हमारा हेंडरसन-हेसेल-बालेक इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेंडरसन-हेसेल-बालेक इक्वेशन। सिग्निफिकेंस यही होगा, by this equation the pH of the buffer solution can be calculated from the initial concentration of the weak acid and the salt provided when the pKa is given। अगर pKa दिया हुआ है, सपोज किसी बेसिक बफर के लिए POH को फाइंड करना है, अगर pK भी दिया हुआ है, लॉग बेस भी दिया हुआ है, सॉल्ट भी दिया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है, आराम से POH निकल जाएगा। अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन PKB की जगह पे pKa दिया है, बेस दिया है, सॉल्ट दिया है, तो हम लोग pH भी निकाल सकते हैं। तो ये हेल्प करता है pH को फाइंड करने में। However, the Henderson equation for basic buffer will given as the POH and for the acidic buffer is given as pH। तो हम लोग PKW मीन्स ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है वाटर के लिए, वो क्या हो जाएगा, pH प्लस POH। pH, अब हम लोग pH को अगर सपोज डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का दिया हुआ है और बेस का दिया हुआ है, और हम लोग को बोले कि जस्ट pH को फाइंड करो, ना तो बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना तो सॉल्ट का दिया है, तो इस केस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। तो हम लोग को ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PKW माइनस POH। तो PKW का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, दैट इज PKW इज इक्वल टू क्या होता है, 14। तो हम लोग PKW के पास 14 पुट करेंगे, POH दिया हुआ रहेगा, आराम से pH को फाइंड कर देंगे। तो ये भी इसका सिग्निफिकेंस है। ऑल्सो द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ द वीक एसिड PKA और द वीक बेस PKW कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग द इक्विमोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड द सॉल्ट। अब उसी तरह से हम लोग, एक तो सिग्निफिकेंस है कि हम लोग pH और POH को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग को PKA और PKB सॉल्ट, एसिड और बेस दिया हुआ हो, तो अगर सपोज हम लोग को ये सब ना देके ये तीनों चीज़ दिया हुआ है, POH, बेस और सॉल्ट, तो हम लोग PKB तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो ये भी दूसरा एक सिग्निफिकेंस है। तो दो सिग्निफिकेंस था, एक तो pH को फाइंड कर सकते हैं, POH को फाइंड कर सकते हैं, अगर एसिडिक के लिए है तो Ka को फाइंड कर सकते हैं, बेसिक के लिए है तो Kb को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये दोनों में से कुछ ना दिया हो और PKW दिया हो, तो हम लोग उससे भी हम लोग pH निकाल सकते हैं। तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन को फाइंड करते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.03 मोल पर लीटर ऑफ एसिडिक एसिड and 0.1 mole per liter of sodium acetate. Now we have to find the pK value for
acetic acid. No, pKa value of acetic acid is given, that is 4.57. We have to calculate the pH of this buffer solution. तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, तो pH को हम लोग इसलिए निकाल देंगे, ये दे ही दिया है pKa इज इक्वल टू 4.57. इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 यहाँ पुट करेंगे, 0.03 यहाँ पुट करेंगे, और आराम से क्या करेंगे इक्वेशन, तो इसके वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे pH की जगह पे 4.57. 4.5 सारे वैल्यू को पुट करने से ये हमारा हो जाएगा आंसर. तो रिजल्ट क्या आया, pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना मोलर ऑफ एसिडिक एसिड एंड इतना मोलर ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस मच. तो बहुत ईजी है ये, ठीक है. अब बफर कैपेसिटी देखते हैं. बफर कैपेसिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन द pH ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस. सिंपली समझिए कि बफर कैपेसिटी बताता है किसी भी बफर सॉल्यूशन में कि कोई भी एसिड और बेस को ऐड करने से कितना pH चेंज होगा, यही हमारा है बफर कैपेसिटी. बफर कैपेसिटी को अदर नेम से भी जानते हैं, बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर इफिशिएंसी और बफर कोएफिशिएंट. ये सब नेम को याद रखिए ना, तो कभी कभी एग्जाम में बफर कैपेसिटी छोड़ के ये सब दे देगा और छोड़ के आ जाएगा. बफर कैपेसिटी को सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, इस सिंबल से. The ratio of the increment or amount added of strong acid or base to the small change in the pH, that is strong change in the pH को हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा pH से brought about by the addition. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंपली ये देखिए बीटा से डिनोट करते हैं. ये बीटा अगर हम लोग एसिड को ऐड करेंगे तो डेल्टा A स्मॉल इंक्रीमेंट इन द एसिड. अगर एसिड बफर सॉल्यूशन, एसिड कोई भी बफर सॉल्यूशन है, अगर हम लोग एसिड को इंक्रीमेंट करके pH को चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा A और जितना pH चेंज हो रहा है इस एसिड को इंक्रीमेंट करने से, और इस सिंपली लैंग्वेज में किसी भी बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करने से उसका जितना pH चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसके बफर कैपेसिटी को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे. अगर इंक्रीमेंट ऑफ द बेस के कारण pH चेंज हो रहा है तो इस तरह से डिनोट करेंगे, where delta A or delta B represent the small increment in gram equivalent per liter of the strong acid or base added to the buffer to bring about a pH change of delta pH. According to the above equation, a solution has a buffer capacity 1 when 1 liter of its required 1 gram equivalent of the strong acid or base to change the pH by 1 unit. So smaller the pH change in the solution. मतलब किसी भी इस इक्वेशन के हिसाब से बफर कैपेसिटी 1 तब होगा जब 1 लीटर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे एसिड और बेस को, जिससे pH चेंज क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 यूनिट pH चेंज होगा, और इसको भी 1 ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, बफर कैपेसिटी अपने आप 1 हो जाएगी. इक्वेशन देखेंगे हम लोग बफर कैपेसिटी से, इससे हम लोग को इजिली कॉन्सेप्ट बफर कैपेसिटी का क्लियर हो जाएगा. एक बफर सॉल्यूशन है, मतलब एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है जिसकी pH क्या है 5 और pKa वैल्यू क्या दिया हुआ है 4.7. तो आप लोगों को पता करना है कि इसकी बफर कैपेसिटी कितनी है. तो रिक्वायर्ड pH 5 दिया हुआ है, pKa जो दिया हुआ है 4.5. मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड रिक्वायर वो कितना दिया हुआ है 1 मोलर, मतलब इतना एसिड हम लोग उसमें ऐड करेंगे, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस रिक्वायर्ड यही हम लोगों को मेनली फाइंड कर रहा है. तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड. सारे वैल्यू को पुट करने से हम लोग को एट लास्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 5, मतलब एक ऐसा बफर सोल्यूशन जिसका pH 5 है, उसको प्रिपेयर करने के लिए एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट मस्ट बी मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1 मोलर और इज टू 2 मोलर. तो सिंपली हमारा यही था. एप्लीकेशन ऑफ बफर्स. तो एप्लीकेशन ऑफ बफर देखें कि अब बफर का क्या क्या एप्लीकेशन है. तो मेनली बफर का हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सिस्टम में यूज़ करते हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, और ऑइंटमेंट एंड क्रीम में भी यूज़ करते हैं. तो अब देखेंगे कि इन बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज़ करेंगे. pH जो होगा ब्लड का वो क्या होता है 7.4. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, pH जो है ब्लड का 7.4 होता है, ठीक है. प्राइमरी बफर होगा
पीएच ब्लड का 7.4 है। बफर सिस्टम मेनली बॉडी में दो होते हैं, प्राइमरी बफर और सेकेंडरी बफर। प्राइमरी बफर मतलब वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, और प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट एंड एसिड, एल्कली, सोडियम, सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सेकेंडरी बफर क्या होगा, दीज आर प्रेजेंट इन द इथ्रोसाइट, और इथ्रोसाइट क्या कंटेन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और एसिड, एल्कली, पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारा इन बायोलॉजिकल सिस्टम बफर का यूज़ होता है प्राइमरी बफर एंड सेकेंडरी बफर के फॉर्म में। प्राइमरी बफर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, और सेकेंडरी बफर कहाँ प्रेजेंट होता है, इथ्रोसाइट में। अब देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम में कहाँ कहाँ बफर यूज़ होता है। तो बफर वाइडली यूज़ होता है फार्मेसी के फील्ड में एज इंग्रेडिएंट इन मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। बहुत सारे ड्रग जब उसका फॉर्मुलेशन करते हैं तो जो सॉल्यूशन चाहिए होता है मस्ट होगा कि उसकी पीएच चेंज ना हो, नहीं तो एक बार ड्रग बनाने के बाद क्या होगा, पीएच चेंज हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इन ऑर्डर टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। थर्ड है कहाँ यूज़ होता है, पैरेंट्रल प्रिपरेशन। पैरेंट्रल नाम से पता चलता है कि कोई इंजेक्शन है, लाइक जिसको हम लोग डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट कर दे रहे हैं। इन केस ऑफ पैरेंट्रल प्रिपरेशन pH should be considered carefully as large deviation of pH may lead to serious consequences। जब हम लोग पैरेंट्रल प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजेक्शन एंड ऑल का जब प्रिपरेशन करते हैं तो मस्ट होता है कि pH उसका एक डेफिनेट डिटरमाइंड हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसिक्वेंस हो सकता है। द आइडियल pH ऑफ अ पैरेंट्रल प्रोडक्ट इज 7.4। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ब्लड का pH क्या होता है, 7.4। उसी तरह से ये पैरेंट्रल प्रोडक्ट का pH भी सेम होता है, दैट इज 7.4। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बफर इन पैरेंट्रल प्रोडक्ट आर एसीटेट, फॉस्फेट, साइट्रेट एंड ग्लूटामेट। तो अब हम लोग देखेंगे pH, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बफर इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन नाम से पता चल जाता है, ऑप्थेल्मिक मीन्स प्रिपरेशन जो हम लोग आई के लिए कर रहे हैं। बफर आर ग्रेटली यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन टू मेंटेन द पीएच विद इन द फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड, दैट इज आई फ्लूइड। बफर जो हम लोग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए यूज़ करेंगे उसका पीएच मस्ट है कि फिजियोलॉजिकली पीएच रेंज होगा लैक्रिमल फ्लूइड का, ठीक है। द लैक्रिमल फ्लूइड का पीएच क्या होता है, 7 से 8 होता है, बट इट हैज़ गुड बफरिंग कैपेसिटी एंड कैन टॉलरेट प्रिपरेशन हैविंग पीएच वैल्यू बिटवीन 3.5 to 10.5 with little discomfort. Outside this range, that is 3.5 to 10.5, increased lacrimation may occur with other complications. The buffering agent most commonly used in the ophthalmic preparation वो क्या होता है, बोरेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट। तो अब हम लोग इसका लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बफर इन ऑइंटमेंट एंड क्रीम। ऑइंटमेंट मतलब से आप लोग समझ रहे होंगे, एज अ फार्मेसी स्टूडेंट आप लोग को आना ही चाहिए ऑइंटमेंट और क्रीम क्या होता है। मतलब कि टॉपिकल यूज़ के लिए, टॉपिकल मतलब जो स्किन के ऊपर में यूज़ करते हैं, विच आर यूज्ड ऑन द स्किन। सच ऑइंटमेंट एंड क्रीम आर ऑल्सो बफर्ड टू इंश्योर स्टेबिलिटी टू द फॉर्मुलेशन। जो भी ऑइंटमेंट और क्रीम होता है मस्ट है कि वो सब का सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए, बफर सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो पता चला उसको स्किन के ऊपर में लगाएं और फिर वो रिएक्शन करके कुछ और ही उसका पीएच चेंज हो गया और कुछ और ही हमारे स्किन को हार्म कर दिया। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बफर्स इन ऑइंटमेंट एंड क्रीम आर साइट्रिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो इसी की तरह से हम लोगों को कुछ टॉपिक और भी कवर हो गए यूनिट 5 के। अब एक लास्ट लेक्चर बनेगा जिसमें होल यूनिट 5 कवर हो जाएंगे, और इसी तरह से फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का यूनिट 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।